हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा रिसर्च सेंटर। और आज इस वीडियो में हम लोग 5 मैथ का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी भाई लोग ग्रुप डी और एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 10x इक्वल टू कॉट 50 प्लस 3x है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, इसे हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। कॉट 90 माइनस x इक्वल टू कॉट 50 प्लस 3x। कॉट कॉट कैंसिल हो गया तो 90 माइनस एक्स इक्वल टू 50 प्लस 3x। तो ये x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 90 माइनस 50 तो क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू 4x। तो यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया। हमसे क्या पूछा था, x इक्वल टू x का मान 10, यानी ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जाने से पहले एक बार फिर से समझाते जिस भाई को समझ में नहीं आएगा। देखिए 10x इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 50 प्लस 3x है तो x का मान क्या होगा। देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 10x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉट 90, क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये सभी फॉर्मूले आप फॉर्मूले जाकर देख ले, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। बिना फॉर्मूला का ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए देख ले, यदि 10x इक्वल टू कॉट 50 प्लस 3x हो तो x का मान ज्ञात करें। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा दूसरा प्रश्न। एक व्यापारी 30% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि 50% अधिक में खरीदता और उसे 75 रुपये कम में बेचता तो इसे 30% की हानि होती। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, कोई भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में क्या होता है 100 होता है। यदि वह 30% के लाभ पर वस्तु को बेचता, मतलब क्या हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो गया 130 रुपया। ठीक है, 130 हो गया। आगे क्या कहता है, यदि 50% अधिक में खरीदता, मतलब जो वस्तु 100 में खरीद रहा था वो 50% अधिक में खरीदता, यानी कि 150 में खरीदता। ठीक है, कितने में खरीदता 150 में खरीदता और उसे 75 रुपये कम में बेचता तो उसे 30%, यानी कि कहता है यदि वस्तु को 50% अधिक में खरीदता, 100 का वस्तु था अब 150 में खरीद रहा है और उसे 75 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% की हानि होती। मतलब 30% की क्या होती हानि होती। तो 30% का हानि क्या होगा 150 पे होगा। तो 150 का 30%, 10 10 10 10 कैंसिल। ठीक है, तो 15 तिया 45। ठीक है, कितना हो गया 15 तिया 45, मतलब उसको 45% का लॉस हुआ। ठीक है, तो यानी कि 105%, यानी कि जो वस्तु अब बेचा है वो कितने में बेचा है 105% पे। पहले कितना में बेचा था 130% पे, अभी कितना में बेचा 105 में। तो अंतर क्या हो गया 25 का। ठीक है, तो 25% रुपया का अंतर क्या है 75 रुपया। 75 रुपया कम में बेचता है तो 25 इक्वल टू 75, तो 1 इक्वल टू क्या होगा 25 या 75, यानी कि 3 होगा। 1% इक्वल टू 3 होगा। तो अब क्या पूछा है क्रय मूल्य, यानी कि 100% इक्वल टू। ठीक है, 100 इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 100, 300। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी। ठीक है, ये बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो, अगर आपको आता है तो। देखिए एक व्यापारी 30% के लाभ पर एक वस्तु को बेचा। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जो होता है अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो 100
सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 30% लाभ पे बेचा तो सेलिंग प्राइस 130 हो गया। अब क्या कहता है, यदि वस्तु को 50% अधिक में खरीदा, मतलब कि जो पहले वस्तु 100 में खरीद रहा था उसको अब कितने में खरीद रहा है, 150 में खरीद रहा है, और उसे 75 रुपये कम में बेच रहा है, तो वस्तु उसे क्या होता है, 30% की हानि होती है। तो हानि किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 150 में खरीदा, 30% हानि में बेचा, 150 का 30% 45, यानी 45 कम मिलेगा उसको, यानी कि 105 में बेचा। ठीक है, पहले कितने में बेच रहा था, 130 में, अभी कितने में बेच रहा है, 105 में। तो डिफरेंस कितने का हो गया, 25 का, और 75 रुपया कम में बेच रहा है। तो यहाँ से 100 एकम 3 और 100 इक्वल टू 300। हमें उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 800 रुपये और 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। ठीक है, वार्षिक दर निकालना है। तो 3 वर्ष में, ठीक है, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 800 रुपया, और 4 वर्ष में कितने हो जाता है, 840 रुपया। ये देखिए अंतर कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का, और ब्याज कितने का अंतर है, 40 रुपया। मतलब कि 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ गया, 40 रुपया। तो 40 रुपया जो बढ़ा कितना से बढ़ के हुआ, 800 से बढ़ के हुआ। ठीक है, 1 वर्ष में 800 रुपये से बढ़कर 840 हो गया, मतलब 40 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज हो गया। तो इस मैथ को क्या करते हैं हम लोग, 40/800 इंटू 100, इसको काट दिए 8×25 40, यानी कि 5% ब्याज दर है, ऑप्शन ए। फिर से देखिए एक बार, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 800 रुपया और 4 वर्ष में 840 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या हो। जब भी इस तरह से दे तो आप 1 वर्ष का अगर डिफरेंस हो तो आप ऐसे बना सकते हैं, जो पहले वाला प्राइस हो उसको प्रिंसिपल मान सकते हैं। ठीक है, उसको क्या मान सकते हैं, प्रिंसिपल मान सकते हैं, और जो बाद वाला अमाउंट हो उसको क्या मान सकते हैं, अमाउंट मान सकते हैं, मिश्र धन। ठीक है, तो 1 वर्ष में क्या हो गया, 40 रुपया बढ़ गया। 40 रुपये कितने से बढ़ा, 800 पे 40 रुपया बढ़ा ना, तो 40/800 इंटू 100। तो यहाँ से हमारा दर निकल गया, यानी कि ब्याज दर वार्षिक क्या है, 5%। हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स चौथा प्रश्न। यदि x इक्वल टू √11 प्लस √5 है, y इक्वल टू √10 √6 इस, और z इक्वल टू √3 प्लस √13 है। ठीक है, तो ये इक्वेशन कौन सा सही होगा, जो ऑप्शन दिया हुआ A B C D, इसमें से कौन सा सही बैठेगा। तो देखिए जब भी इस तरीके से दे तो हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55, y इक्वल टू 60, और z इक्वल टू क्या होगा, 39। ठीक है, जब भी इस तरीके से दे x इक्वल टू √x, और इस तरीके से दे दे, आपको इक्वेशन दे दे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप इस तरह से डायरेक्ट कर दीजिए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 11×5 55, 11 10 6 60, और 3 39। ठीक है, अब देखिए अब कौन सा भाई, अब देखिए अब साइन का मतलब समझिए। बहुत से लोगों को साइंस का मतलब समझ में नहीं आता होगा। जैसे ये देखिए x और y का बीच का रिलेशन पूछ रहा है, इसमें x y में बड़ा कौन है छोटा कौन है। ठीक है, तो जिसकी तरफ ये निकला हुआ मुंह रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, छोटा होता है, और ये जो जिधर बड़ा है वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, ये इसका इधर होगा वो बड़ा होगा, इसका इधर होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम सजा लेते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 60, उसके बाद 55, उसके बाद 39। तो 60 किसका वैल्यू है, y का, 55 किसका वैल्यू है, x का, और 39 किसका वैल्यू है, z का। तो ये इक्वेशन हम देखेंगे कि कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में है जो y x z, ये पूरा इक्वेशन दिया, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स ये रहा अगला प्रश्न। यदि A:B:C, ठीक है, मतलब A:B:C इक्वल टू 1:3:5 हो, तो 4A - B प्लस 2C बटा 3 ब्रैकेट ओपन A प्लस B प्लस C का मान क्या होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमें ये पूछा है, तो हमें पता होता है कि इस टू मतलब क्या बराबर होता है A, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, B इक्वल टू 3 और C इक्वल टू 5। इतना तो आपको पता होगा, तो हम लोग डाल देते हैं। चलिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है,
4a माइनस बी प्लस 2c बटा 3 ब्रैकेट ओपन a प्लस बी प्लस सी पूछा है हमसे, ठीक है। तो 4a हमारा क्या है 1 माइनस b हमारा क्या है 3 प्लस 2c क्या है 5, 3a प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। अब देखिए गुना कर दीजिए, 4 माइनस 3 प्लस 5 दूना का 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 और 4 14 माइनस 3 और नीचे क्या हो जाएगा 5 3 8 है 5 3 8 1 9 और 9 3 27 यानी कि 27, तो क्या हो जाएगा 11/27। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ये आंसर किस में है ऑप्शन सी में 11/27, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।